बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस जो है वो कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गई। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के मौका पर आज नियो टेलीविज़न जो है स्पेशल ट्रांसमिशन इस पर कर रहा है। हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमान होंगे, उससे भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ये शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस पे बात करता हूँ कि कितनी कामयाब कॉन्फ्रेंस रही। ये पाकिस्तान का एजाज़ है नाज़रीन कि इतने बड़े इवेंट को पाकिस्तान ने होस्ट किया और पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इंतज़ामात बड़े शानदार थे। जो मेहमान आए, चीनी वज़ीर आज़म जो है उसको जो है उनका इस्तेमाल किया गया नूर खान एयरबेस पे। इसी तरह भारतीय वज़ीर ख़ारजा जो है यहाँ पाकिस्तान पहुँचे और उन्होंने जाते हुए पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया शानदार मेज़बानी पर। जयशंकर की मुलाकात भी हुई इसहाक डार से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी उनका मुसाफा हुआ। और ये कहा जा रहा है कि ये इब्तिदा है, बाद में आगे चल के जो है ये मज़ीद भी इस पर राब्ते हो सकते हैं। इस पर भी बात करने जा रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोका जाए। ये शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी स्पीच में कहा और ख़ित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, 40% आबादी है शंघाई ताउन जो के तंजीम के जो ममालिक हैं उनकी, और एक बड़ा प्लेटफार्म है। गो के अमेरिका इससे खुश नहीं है, गो के यूरोप इससे खुश नहीं है कि इतना बड़ा फोरम जो है वो पैरेलल खड़ा हो और तरक्की करे और आपस में राब्ते बढ़ें। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी मेज़बानी शानदार तरीके से ये करके ये वाज़ेह पैगाम दिया है दुनिया को कि पाकिस्तान इसकी अहलियत रखता है कि कोई भी बड़ा इवेंट जो है पाकिस्तान में हो सकता है। एक तरफ तो शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा था और दूसरी तरफ मुल्तान में क्रिकेट मैच जो है वो हो रहा था। और ये पाकिस्तान का एजाज़ है कि इतने बड़े इवेंट्स को जो है उन्होंने होस्ट किया। हमारे साथ मौजूद हैं इस स्पेशल ट्रांसमिशन में डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक मशीर ख़जाना भी हैं, माहिर माशियात भी हैं, उनसे बात करेंगे। फिर हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब से, साबिक सफ़ीर हैं, उनसे बात करेंगे। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी। डॉक्टर जमील साहब, आप सिर्फ फरमाइएगा, आप साबिक सफ़ीर हैं, ख़ित्ते की सूरत हाल को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो देखते हैं। कितनी अहम कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान के लिए और ख़ित्ते के लिए सर? बड़ी कलीदी किस्म की ये मल्टीलैटरल समिट हमने अरेंज की और ये इम्पोर्टेंस इसकी ये है खित्ते के लिए कि ये मल्टीलैटरल फोरम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत बनाया गया है, चैप्टर 8 के तहत, और अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 102 के तहत इसकी रजिस्ट्रेशन अक़वाम मुत्तहिदा के साथ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको वो फौकियत और वो ताकत मिलती है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ड्रॉ होती है और उसके अगराज़ मकासद होती है। इस प्लेटफॉर्म के चार्टर में प्रॉस्पेरिटी है, ट्रेड है, कॉमर्स है, सिक्योरिटी है और रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है। गो के तमाम वो चीज़ें और तमाम लवाज़मात शामिल हैं जो कि इलाके की तरक्की और वहाँ के रहने वाले और बसने वाले लोगों की तरक्की के लिए ज़रूरी होती हैं। और इसमें क्या डिसीजन हुए इस पर तो मैं आता हूँ, लेकिन साथ में ये क्योंकि एक मल्टीलैटरल फोरम है और इस मल्टीलैटरल फोरम में मजमूई और इज्तमाई मफाद की बात होती है। और जब इज्तमाई मफाद की बात होती है तो जहाँ भी मल्टीलैटरल फोरम होते हैं वहाँ उसका फॉलोअप अक्सर बाईलैटरल तरीके से होता है। लेकिन यहाँ क्योंकि हम होस्ट थे और होस्ट होने के नाते हमें ये एडवांटेज था कि हम बाईलैटरल मीटिंग तकरीबन तमाम सरबराहान से कर सकें मासिवाए इंडिया के, और उन तमाम से हमारी बाईलैटरल सिलसिले में कुछ के साथ MOU भी साइन हुए हैं और बाकियों के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हुई हैं जो कि फॉलो अप होगी बाकी मिनिस्ट्री से और बाकी हमारे इदारे जो हैं उनके जरिए। तो एक अच्छी शनीद है, एक अच्छा इंतज़ाम है, इंतज़ाम और इंसराम ऐसा है कि दुनिया में इसका अच्छा इमेज गया है। और क्योंकि इसके में दुनिया का एक बेहतर इमेज गया है तो लिहाजा पाकिस्तान की एक इज्जत व तकरीम में इस माम डिप्लोमेटिक लिहाज से बात कर रहा हूँ उसमें इजाफा हुआ है। और उस इजाफे की वजह से जो सिक्योरिटी एडवाइजरीज मुख्तलिफ बड़े मुल्कों ने हमारे खिलाफ यानी हमारे मुल्क में आने से अपने शहरियों को इज्तनाब करने के लिए कहा था, उसमें भी फर्क अब आना शुरू हो जाएगा। जिसका मतलब ये हुआ कि जो ताजिर आना चाहते हैं उनको आने में सहूलत होगी पाकिस्तान, जो इन्वेस्टर आना चाहते हैं उनको आने में सहूलत होगी पाकिस्तान में। और साथ साथ क्योंकि हमारे जो डिप्लोमेट्स दुनिया से बाहर हैं वो उतने ही मजबूत हैं जितने आप
इस पाकिस्तान में मजबूत हैं। और क्योंकि पाकिस्तान में इस किस्म के हम ऑप्टिक्स दे के अपनी इज्जत व वक़ार में इजाफा करते हैं और बताते हैं कि हम सिक्योरिटी के इन हालात में बेहतरीन बंदोबस्त कर सकते हैं और इन हालात में हम इंतजाम और इंतजाम बेहतरीन कर सकते हैं, इसका मतलब हमारे कंट्री के तमाम इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं जो कि हमारे खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करके हमारे मुखालिफ मुल्कों ने, खासतौर पर पड़ोसी मुल्क ने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया था कि पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही दुश्वारियां हैं, सिर्फ सिक्योरिटी के ही मसाइल हैं, दहशतगर्दी के मसाइल हैं, पाकिस्तान आइसोलेट हो गया। लेकिन आज के इस इवेंट के बाद ये साबित हो गया कि पाकिस्तान आइसोलेट नहीं हुआ। 100% पार्टिसिपेशन थी और इस 100% पार्टिसिपेशन में अंडर दी सर्कमस्टांसेस इस वक्त जो खिते में एक टेंशन है, जो खिते में एक हिचाकियत है, उसके बावजूद इस मीटिंग का होना और इस मीटिंग का खुशअस्लूबी से होना, जिसमें मेजबान के तौर पर हमने एजेंडे को भी अच्छा मुरतब किया जिसको दूसरों ने, सारे मेंबर्स ने माना और उस एजेंडे के मुताबिक प्रोसीडिंग की, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बताया। और उसमें जब बात आई अफगानिस्तान की तो अफगानिस्तान की भी बात आ गई, और जब हमने बात आई ट्रेड, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, एनर्जी, स्पोर्ट्स, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, इन क्लाइमेट के बारे में, उन तमाम का अहाता किया गया। जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सलमान शाह साहब भी हमारे माशियात हैं, उनसे भी बात करते हैं कि ये हमारी जो मैशत है, खित्ते की मैशत जो है, इस पर क्या असर पड़ सकता है। डॉक्टर साहब आपसे बताइएगा कि अभी हमारा CPEC 2 जो है वो शुरू होने वाला है, CPEC पे काम हो रहा है, ग्वादर एयरपोर्ट का जो है वर्चुअल इफ्ताह हुआ, चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिलकर इफ्ताह किया। तो सर जो माशी दरवाजे हैं, डोर्स हैं, वो किस तरह खुल रहे हैं पाकिस्तान के लिए इस फोरम की बुनियाद पर कि सारे मुल्क यहाँ पे थे, उनके वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पे थे, रूस जो है यहाँ पे था, चाइना यहाँ पे था, तो क्या मुस्तकबिल है हमारी मैशत का सर इस फोरम पे? देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फोरम है और ये पाकिस्तान के फ्यूचर में इसका बहुत बड़ा रोल होगा। उसकी वजह यह है कि ये यूरेशिया का रीजनल अरेंजमेंट है जिसमें चाइना भी है, रशिया भी है, जिसमें सेंट्रल एशियन ममालिक हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है और बाकी आई थिंक अफगानिस्तान उसका ऑब्जर्वर मेंबर है। तो ये खिता पहली दफ़ा है कि ये अब इकट्ठा होना चाहता है, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, अभी तक पाकिस्तान ने इस पर कोई ज़्यादा फोकस नहीं किया और हमने आपने जैसे कहा कि CPEC 1 बना लिया और CPEC 2 पे हम चल रहे हैं। जी जी। लेकिन CPEC एक कॉरिडोर है जो कनेक्ट करता है यूरेशिया को अरेबियन सी से, और ये एक बहुत बड़ा मौका मिला है कि जो तमाम ममालिक तकरीबन एट दी हाईएस्ट लेवल पाकिस्तान में आए, क्योंकि ये देखें 23वां हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग है, तो 23वें नंबर पे पाकिस्तान को अगर ये मौका मिला तो उसको बायलैटरली भी इन मुल्कों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। प्लस हमें पता है कि चीन की इकॉनमी दुनिया की सेकंड बड़ी इकॉनमी है और फ्यूचर में वो सबसे बड़ी इकॉनमी होगी। उसके साथ साथ रशिया की इकॉनमी दुनिया की सबसे बड़ी कमोडिटी मार्केट है, इकॉनमी है, मिनरल्स हैं, एनर्जी है और 11 टाइम जोन्स हैं, और इस पे पाकिस्तान ने कभी फोकस किया ही नहीं। सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है कि हम एक सेंट्रल रोल प्ले कर सकें इस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हम इसको कनेक्टिविटी देते हैं। इसलिए आपने देखा कि बातचीत जो अफगानिस्तान पे भी हुई है वो इसलिए हुई है कि अफगानिस्तान को हार्ट ऑफ एशिया कहते हैं, क्योंकि उसके बॉर्डर्स पे तमाम वो स्टेट्स हैं जो SCO के मेंबर्स भी हैं। तो उसको सही करना, उसकी कनेक्टिविटी में उसका रोल अदा करना, उधर स्टेबिलिटी लाना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ पाकिस्तान में भी स्टेबिलिटी लाना और पाकिस्तान में अमन लाना और पाकिस्तान में पोलराइजेशन ख़त्म करना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पर्टिकुलरली SCO के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट होनी है इंफ्रास्ट्रक्चर में भी और लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्ट में, इंडस्ट्री में,
टेक्नोलॉजी में, एनर्जी में, तो उसके लिए माहौल क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आपने सर जो बात की, डॉक्टर साहब आपने जो बात की रूस की कि रूस का एक बड़ा जो है वो अहम रोल है खित्ते में, गो के जो इंटरनेशनल सूरत हाल है, रूस जो यूक्रेन जंग है, फिर फ़लस्तीन की सूरत हाल है, ऐसे मौके पे सर ये SCO का पाकिस्तान में होना और कामयाबी से आगे बढ़ना, तो क्या रूस के साथ हमारे को तल्लुकात बेहतर हो सकते हैं कि कमोडिटी जो है वो उनके साथ शेयर की जाएँ, उनसे वहाँ से ली जाएँ और आगे जो है बढ़ाई जाए? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के तल्लुकात तमाम मेंबर स्टेट्स जो हैं SCO के, उनके साथ हमने बायलैटरली भी और मल्टीलैटरली भी अपने तल्लुकात को मैक्सिमम पोटेंशियल पे लेके जाना है, क्योंकि इन सारे मुल्कों का पाकिस्तान से इंटरेस्ट, क्योंकि पाकिस्तान एक कॉरिडोर है अरेबियन सी तक, तो इन सारे मुल्कों का ये एक इंटरेस्ट भी है कि पाकिस्तान जो है वो उनका गेटवे है। सो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान को अपनी प्लानिंग भी करनी चाहिए और पाकिस्तान को उसके मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन भी करनी चाहिए अपनी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी की। और खुशकिस्मती की बात है कि ये पाकिस्तान को चाइना भरपूर तरीके से फाइनेंस भी कर रहा है इस चीज़ में, और टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड कर रहा है, मार्केट्स भी दे रहा है। सो ये तो विन विन सिचुएशन है। इसके बरक्स आपने जो बात की कि अमेरिका इतना खुश नहीं होगा, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान, क्योंकि अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान ने अच्छे तल्लुकात रखे हुए हैं पिछले 70-75 साल से, तो पाकिस्तान उनके साथ भी ये अपना बैलेंसिंग एक्ट कर सकता है कि अमेरिका के लिए ये एक हो एक्सेस टू सेंट्रल एशिया पाकिस्तान के थ्रू मिले, तो उसके लिए वो उस कंफर्टेबल हो। सो आई थिंक ये हमें बड़ी स्ट्रेटजीज के साथ आगे चलना पड़ेगा और बड़े डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ेगा, और इसकी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर करना पड़ेगा। और इन ममालिक के जो प्राइवेट सेक्टर है और प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए भी माहौल बनाना पड़ेगा, और हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं इनको इन ममालिक में जाने के लिए भी हमें प्रोग्राम्स बनाने चाहिए। तो आई थिंक ये बिगिनिंग है, एंड आई होप कि ये सिर्फ कॉन्फ्रेंस तक महदूद नहीं रहेगी, इसके बाद ये फिर आगे चल के ये पूरा भरपूर हमारा रोल होगा SCO में, और आगे चल के SCO जो है, जैसे आसियान एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में तरक्की की है और दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमिक ब्लॉक बना है, उस तरह SCO भी बहुत बड़ा ब्लॉक बन सकता है। सुलेमान साहब, मुझे यहाँ एक ब्रेक के लिए सर कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर मजीद बात करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस पर स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर राशिद वली साहब, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। उनसे बात करेंगे सिक्योरिटी की सूरत हाल पर। ब्रिगेडियर साहब, अभी बात हुई और वज़ीर आज़म ने भी अपनी स्पीच में कहा कि जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, अफगानिस्तान की सरजमीन जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। और अभी बात हो रही थी कि काफ़ी सारे जो SCO कॉन्फ्रेंस के SCO तंजीम के जो ममालिक हैं उनकी सरहदें मिलती हैं अफगानिस्तान के साथ, तो हार्ट ऑफ एशिया भी है, तो कैसे सर इसको फिर मुस्तक़बिल में आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी सूरत बेहतर हो जाएगी ताकि मज़ीद जो है वो सरमायाकारी हो, मईशत जो है बेहतर हो? देखिए, ये ऐसी फोरम है, इसमें डिजिटल के साथ अफगानिस्तान के जो फोरम हैं, लाइक उसमें रशिया भी है, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और चाइना, रशिया, ईरान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, सबके स्टेट्स पाकिस्तान में पीस थे। साउथ एशिया और पाकिस्तान एक नेचुरल सेक्टर है, वो एक पाइप ड्रीम नहीं आएगा। ये तमाम सब्जात हैं। अब इसी ब्रिगेडियर राशिद साहब की आवाज़ में सही नहीं आ रही। जी सर। जी, तो इसीलिए हाईलाइट किया है कि ये एक कंसेंसस का पुराना ये इरादा था और उसको अमल करना है। फिर एक फोरम है, फिर एक होती है, तो ज़्यादा अच्छी है कि क्या यूक्रेन
जंग की तरफ है। SCO इतनी होता है जिसमें ये क्या नेशन स्टेट पाकिस्तान मिल के अफगानिस्तान के दबाव जी अमन की है, खास तौर पे मिलिट्री को जैसे चलें मैं आगे बढ़ता हूं सर। डॉक्टर जमील साहब, आप सर फरमाइएगा कि जो सूरत हाल है अफगानिस्तान की, स्पेशली चूँकि आप एम्बेसडर भी रहे हैं और जो खित्ते की सूरत हाल है आपकी उस पर नज़र भी है, तो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल वहाँ पे इस्तेहकाम, वहाँ पे अमन और अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान के साथ जो है वो तल्लुकात बेहतर होना स्पेशली सिक्योरिटी के हवाले से सर कितना अहम है? ज़रा अफगानिस्तान के सिक्योरिटी के हवाले से जो मामलात हैं उसको दो पैराहों में देख लेते हैं, दो जावियों में। पहला जाविया तो ये है कि क्या अफगान गवर्नमेंट के पास इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव कुव्वत है कि वो जो 20 टेररिस्ट ग्रुप वहाँ मौजूद हैं उनको कुचल सके, ख़त्म कर सके ताकि स्टेबिलिटी आ जाए। दूसरा ये कि क्या अफगानिस्तान गवर्नमेंट के पास वो ज़राए हैं कि वो माशी तौर पर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो बात दोनों का नफी में है। तो इस लिहाज से भी स्टेबिलिटी, अफगानिस्तान में जो स्टेबिलिटी लाने के लिए आज प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है अपने 5वें 6ठे नंबर पर, वो अफगानिस्तान के लिए कहा है कि ये हमासारों की रिक्वायरमेंट है कि वहाँ स्टेबिलिटी हो, और उसके लिए सारे रीजन को उन्होंने कहा कि ये उसके इंटरेस्ट में है, ताकि और फिर उन्होंने ये भी जिक्र कर दिया कि वहाँ बड़ी सख्त ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की जरूरत है और वहाँ उनको मिलनी चाहिए। और उस लिहाज से फिर उन्होंने आखिर में जिक्र किया, और वही जिक्र किया जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जिक्र किया और उसके मॉनिटरिंग टीम ने, और वही बात मॉनिटरिंग टीम के पहले जो 2021 में जब तालिबान ने चार्ज संभाला था तो उस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन में यही बात हुई थी कि अफगानिस्तान के सॉइल को दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दिया जाए। लेकिन अब यहाँ दोहा एग्रीमेंट में भी यही है, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आप जो तवक्कुआत लगा रहे हैं, और यहाँ हम भी कभी कभी गलती खा जाते हैं पाकिस्तान के ऑफिस और पाकिस्तान के इदारे, कि क्या हमें इस चीज़ का इदराक है कि 100% अफगानिस्तान अगर कुचलना चाहें तो उनके पास इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत है कि वो कर सकते हैं? मेरा अपना तज़किया ये है कि नहीं, उनके पास ना वो ज़राए हैं और ना वो उनकी बजट है उनके पास इतना। तो लिहाजा वो करते क्या है, वो अपनी झेप मिटाने के लिए अफगान तालिबान, वो जो उनके पुराने दरीना साथी हैं जिन्होंने उनके साथ शोल्डर से शोल्डर मिला के एलाइड फोर्सेस के खिलाफ या सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई की है, वो उनके कजन्स भी हैं, उसमें उनके ब्लड रिलेशंस भी हैं। तो उनको तो बड़ा मुश्किल है उनके लिए कि वो जाके उनसे भिड़ पड़े और उनको बिल्कुल कुचल लें। उनको कुचलने के लिए जाहिर एक मदद चाहिए, एक माशी मदद भी चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मदद भी चाहिए, और उसके बाद वो इस काबिल हो सकते हैं। लेकिन एक बात तो मुसम्मम है कि जब तक अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी नहीं होती है तो वो BRI का ख्वाब, वो CPEC का ख्वाब, वो कनेक्टिविटी SCO के प्लेटफॉर्म पे जो बात हर जगह होती है और जिसका के SCO के चार्टर में जिक्र है, तो वो मामला, वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। लेकिन तो मतलब क्या हुआ? लेकिन डॉक्टर साहब, जो SCO कॉन्फ्रेंस के मौका पर अभी वज़ीर आज़म ने जो है ये भी जो है इलाकाई अमन और इस्तेहकाम की बात की, तो SCO ममालिक जो है वो किस हद तक रोल प्ले कर सकते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की और जो बाकी ममालिक हैं उसमें सूरत बेहतर हो सके? जी, इसी तरफ में आ रहा था। तो बेसिकली उनका तो बहुत बड़ा रोल है। इसको ना अमेरिका के हल कर सकता है, अमेरिका ने तो अपनी तबाह आजमाई कर ली इतनी दहाइयों तक, तो अमेरिका भी हल नहीं कर सकता है, वेस्ट भी हल नहीं कर सकता है। इसका हल अगर है तो है ही रीजन में, यानी कि SCO के ममालिक में, यानी कि चाइना, ईरान, रशिया, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इनके पास इसका हल है। और इसीलिए SCO के प्लेटफॉर्म में जो रैट्स का जिक्र किया है प्राइम मिनिस्टर ने आज, जो यानी रैट्स का मतलब ये हुआ कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर तो अपनी जगह, उस पर एक्सरसाइजेज भी होती रही हैं, मशकें होती रही हैं, लेकिन
उसका अगर मजमूई तौर पर देखा जाए कि काइनेटिक फोर्स से तो वो चीज बिल्कुल एलिमिनेट नहीं हो सकती, तो उसके मतलब यह है कि पोटेंशियल फोर्स, जिसका मतलब यह है कि वहां कुछ इक़्तिसादी तरक्की, वहां कुछ तालिबान की मदद, वहां उसके बाद उनको खिलाफ ऑपरेशन करने के काबिल हो सकेंगे। खासतौर पे ISIS जो कि अफगानिस्तान तालिबान के लिए भी दर्देसर बने हुए हैं, कुछ और ग्रुप भी उनके लिए दर्देसर बने हुए हैं, तो उनको पहले अपने पैरों पे खड़ा करके इतनी $6 बिलियन तो जब्त किए हुए हैं अमेरिका ने उनके अफगान तालिबान के, भाई वो $6 बिलियन ही रिलीज करा दें, तो हमारे कहने से तो नहीं कर रहे हैं। ये बड़े मुल्क दोबारा अपनी आवाज मिलाएं तो उनके कहने से शायद थोड़ा नहीं, तो फिर चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान ममालिक। तो ब्रिगेडियर साहब, अपना डॉक्टर सलमान साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ सर। ये जो अफगानिस्तान की सूरत हाल बात कर रहे हैं, तो माशी सूरत हाल जो है अभी SCO कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो बामी तल्लुकात हैं, उसको जारी बात है अभी बायलैटरल इशूज़ पे बात हुई, आपस में तल्लुकात बेहतर करने के लिए बात हुई, और जो अलामिया जारी किया गया है अमन में जो है खित्ते में अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए और माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए, तो क्या SCO के प्लेटफॉर्म से कोई ऐसा मैकेनिज्म बन सकता है जिससे तमाम ममालिक जो है आपस में बायलैटरल इशूज़ पे बात करें, एग्रीमेंट्स हो, सरमायाकारी हो, माशी सूरत हाल बेहतर हो सबकी? देखिए, अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि वहाँ पे चाइना बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है अफगानिस्तान में, और इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट हो रही है ज़्यादातर चाइना की है, तो चाइना वहाँ पे लीड कर सकता है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का आपस में जो डायलॉग है वो चाइना फैसिलिटेट कर सकता है। अनफॉर्चुनेट बात है कि हम अफगानिस्तान की 40 साल से मदद कर रहे थे, और जब वो कामयाब हो गए तो उस वक्त हमने उनके साथ झगड़ा डाल के बैठ गए हैं, तो हमारी बहुत बड़ी फेलियर है ये। तो आई थिंक कि हमें ये करना चाहिए कि अपना जो चाइना को बीच में डाल के बड़ा मेजर एफर्ट करनी चाहिए, और ब्लेम गेम से निकलना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव बेस्ड काम करना चाहिए, ताकि उनकी भी डेवलपमेंट हो, हमारी भी डेवलपमेंट हो, और जॉइंट प्रोजेक्ट्स शुरू करने की जरूरत है। हमने अब आई थिंक अमेरिका की बहुत जंग लड़ ली है, अब हमें अपने लिए सारा पाकिस्तान फर्स्ट करना चाहिए, हर काम में पाकिस्तान फर्स्ट होना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम हल होने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम एक अपने मुल्क में आप सोचें कि ये मीटिंग से पहले कभी आपने सुना था पाकिस्तान में SCO के बारे में किसी ने कोई बात भी की हो, या किसी ने कोई कमेटी बनाई हो, या कोई डायलॉग हुआ हो, या कोई स्ट्रेटजी बनाई हो, या कोई टीवी पे डिस्कशन हुई हो? तो कुछ नहीं हुआ। मुझे तो यही लगता है कि ये कॉन्फ्रेंस के बाद भी फिर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। हम डिक्टेट होते हैं डिफरेंट जगहों से कि क्या करना है, तो हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर सुमान साहब, प्लान जो है वो बाकायदा होना चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मुझे यहाँ ब्रेक लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद, बात करेंगे फिर कि हमें पाकिस्तान को क्या प्लानिंग करनी चाहिए कि खित्ते में सूरत हाल बेहतर हो, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर हो। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। नियो टेलीविज़न से शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। हमारे साथ हमारे गेस्ट जो है मौजूद हैं। ब्रिगेडियर राशिद अली साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर कि सिक्योरिटी की सूरत हाल पर जो है बातचीत हो रही थी। डॉक्टर जमील साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ सर। रब्ता हमारा जो है मुनक़ता हुआ ब्रिगेडियर साहब से, आपकी तरफ आऊँगा सर। ये सिक्योरिटी की सूरत हाल पर सर बात हो रही है कि जमील साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ सर। ये जो सिक्योरिटी की सूरत हाल की बात हो रही है कि सिक्योरिटी पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि कोई बड़ा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज कर सके, पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि खित्ते में जो है वो सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखते हुए जो है पाकिस्तान पर एतमाद नहीं किया जाता, स्पेशली जो हमारा हमसाया मुल्क है, जो बाकी मुल्क दुश्मन अनासर हैं। तो इस इवेंट का इनकाद सर क्या मैसेज है दुनिया के लिए कि पाकिस्तान किस हद तक काबिल है, काबिल रखता है, अहलियत है उसकी कि कोई भी बड़ा इवेंट जो है वो कर सके? जी, कोई 700 के करीब इन्फो लैब इस्टेब्लिश की गई थी ताकि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा सके, जो कि यूरोपियन यूनियन ने पकड़ा है, हमने नहीं पकड़ा है। ठीक, तो वो प्रोपेगेंडा यही था कि पाकिस्तान न सिक्योरिटी के बंदोबस्त कर सकता है, न पाकिस्तान एक वायबल कंट्री है, न पाकिस्तान इस काबिल है कि वहां कोई बड़ा इवेंट हो सके।
तो तमाम की तमाम चीज़ें नफी हो गई। आज ये देख कर के इतना बेहतरीन वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंतज़ाम व इंसराम जिस तरीके से हुआ, जिसमें सिक्योरिटी के न सिर्फ 3 लेयर बल्कि उसके अलावा भी मुख्तलिफ लेयर ढका के, देखिए हमें इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि जहाँ जहाँ जिस मुल्क में जिन जिन हालात में सिक्योरिटी थ्रेट होती है उसके मुताबिक उसको मिटिगेट करने के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते हैं। तो हमारे जो मुल्क के हालात हैं पूरी दुनिया को पता है, और हमारे हालात कोई हमने अपने हाथ से तो पैदा किए नहीं है। सोवियत यूनियन के फॉल के बाद जब से हमने वॉर ऑन टेरर के में साथ दिया दुनिया का, उसके बाद से जो हमारे हालात हुए हैं, ये हिलरी क्लिंटन ने अपने फॉरेन कमेटी के सामने बयान वीडियो पर देकर बता दिया कि अब पाकिस्तान इस्तेमाल करके बेयारों मददगार छोड़ के वापस आ गए। तो उसका खमियाजा अभी तक हम भुगत रहे हैं, दुनिया को पता है। लेकिन हमारे दुश्मन ममालिक ने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया हुआ था और उसके हिसाब से हमने सिक्योरिटी के इंतजाम किए थे जो थ्रेट है, और थ्रेट को मिटिगेट करने के लिए दुनिया में जहां भी जो भी ऐसे इंतजाम होते हैं, पहले थ्रेट को, उसको कहते हैं थ्रेट एंड रिस्क असेसमेंट। मैं अक़वाम मुत्तहिदा में रहा हूं, मैंने ये काम खुद भी किया है कंट्री के लिहाज से, और वहां अपने फ्राइज के अंजाम दही में मैंने थ्रेट एंड रिस्क असेसमेंट कंट्री लेवल पे किया है। तो मैं उस अथॉरिटी से बात कर रहा हूं कि हमारा जो थ्रेट एंड रिस्क असेसमेंट हमारे इदारों ने किया होगा, उसके मुताबिक सिक्योरिटी के इंतजाम दुनिया के वर्ल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक थे, और जिसकी वजह से ये तमाम का तमाम बगैर किसी हिकअप्स के तमाम प्रोसीडिंग्स खूबसूरत अंदाज में पूरी हुई, जिसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस वो फाल हैं। और मैं आपको अपना तजर्बा बता दूं, जब था यूनाइटेड नेशंस में, तो वहाँ लोग पूछते थे मुझसे कि आपकी ज़लज़ले के मामले में आपकी फौज ने बहुत ज़्यादा सारा संभाला, और जो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन जो पुलिस इलाके में था बड़ी तारीफ करता था। सिक्योरिटी के मामले में जहां तक सिक्योरिटी के काइनेटिक एक्शन का ताल्लुक है, वो हमने हमेशा उसको भरपूर तरीके से किया। जो दूसरे उसके एक्शन रिक्वायर्ड है उसके लिए ऐसे बहुत चाहिए, वो हमारे पास है नहीं, जिसकी वजह से हम 100% काबू नहीं कर सक रहे हैं, और उसमें हमारे दुश्मन हमारा सर राब्ता हो गया राशिद साहब से। अब राशिद साहब, आप सर बताइएगा कि आर्मी चीफ की मुलाकात हुई, चीनी वज़ीर-ए-आज़म से तीनों सर्विसेज चीफ की भी मुलाकात हुई, तो लाइन फिर ड्रॉप होगी राशिद साहब की। सलमान साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ सर, कि ये जो भी जमील साहब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने साबित किया है कि पाकिस्तान के जो मुसल्लह फ़ौज हैं, इंटेलिजेंस इदारे हैं, उनमें अहलियत है कि वो इतना बड़ा इवेंट जो है ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, और पाकिस्तान ने साबित किया कि वाकई हम ये ऐसा कर सकते हैं। तो सर, ये जो साजिशें हो रही थी कि पाकिस्तान सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से पाकिस्तान जो है वो बाद मुल्क जो है अपनी सिक्योरिटी एडवाइजरी जो है वो जारी करते थे, तो इसमें किस हद तक कमी आएगी सर? देखिए, पाकिस्तान 40 साल से जंग में मुब्तला है। जब से सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे हमला किया और हम फ्रंटलाइन स्टेट बने, उसके बाद फिर जब सोवियत यूनियन हार गया और उसके बाद खाना जंगी हुई और फिर अमेरिका वहाँ पे आया और अमेरिका 20 साल गुजारे, उसमें भी पाकिस्तान का कलीदी रोल था और पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट बना हुआ था। तो अभी तक हम ये फ्रंटलाइन स्टेट के रोल ही अदा कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से हमें कुछ तो इमदाद अमेरिका से आती थी टू कॉम्पेंसेट फॉर वॉट एवर कॉस्ट हमारी होती थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं है हमारे पास। तो हमारा पूरा पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है। सिर्फ एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपकी पॉलिसी, आपकी स्ट्रेटजी पाकिस्तान को अब बिल्कुल जियो इकोनॉमिक्स की तरफ हमने डालना है, और जियो पॉलिटिक्स जो है वो अब कम से कम होनी चाहिए। हम अब अमेरिका के या किसी और के
फ्रंट के ऊपर लड़ने के लिए हमारे पास गुंजाइश नहीं है। हमें अपने मुल्क में अमन करना है, हमने अपने बॉर्डर्स पे अमन करना है, हमने तजारत करनी है, डेवलपमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है। तो जियो इकोनॉमिक्स पे ऊपर जब तक हमारा फोकस पूरी तरह से नहीं होगा, उस वक्त तक हम ये काम नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए। IMF प्रोग्राम भी जो है वो भी एक हमारे लिए बड़ी गॉड सेंट है कि वो हो गया है। अब हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसके जो तकाजे हैं उसको हम पूरा करें, उसमें अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करें, अपनी इकोनॉमी के सर रिफॉर्म कैसे बड़े बड़े मसले। सलमान साहब, जैसे आप खुद जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, आपको पता है कि कितने लोग टैक्स देते हैं, आपको पता है कि कितनी टैक्स चोरी होती है, आपको पता है कि जो है वो रेवेन्यू के मसाइल क्या हैं। तो जब तक जो लोग आई थिंक ये बिल्कुल गलत बात है कि लोग टैक्स नहीं देते। लोग बहुत ज़्यादा टैक्स, इनफैक्ट लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स है कि वो अपना खुराक नहीं पूरी कर सकते। उनके बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं कि वो अपने बच्चों की स्कूल की एजुकेशन नहीं कर सकते। तो ये लोगों का कसूर नहीं है, ये हुकूमत का कसूर है कि पाकिस्तान ओवर टैक्स्ड है, ओवर बर्डन है। हुकूमत के अखराजात ज़रूरत से ज़्यादा हैं और उनको पूरे करते करते लोगों की तो आमदन नहीं बढ़ रही, लोगों की आमदन बढ़ नहीं रही और लोगों के अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं, टैक्सेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें अब अपनी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट भी करना है, उसको खड़ा करना है अपने पाँव पे और इन्वेस्टमेंट लानी। इन्वेस्टमेंट उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक हमारा अपना इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इन्वेस्टर से पहले आप इन्वेस्ट कराएं, उसके बाद फिर फॉरेन इन्वेस्टर आएगी। तो आई थिंक ओवरऑल स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की, वो हमें अब कंसोलिडेशन की तरफ जाना चाहिए, पाकिस्तान में अमन लाना चाहिए, पाकिस्तान में बिजली का निज़ाम ठीक करना चाहिए, पाकिस्तान में गवर्नेंस ठीक करनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी का रोल ख़त्म करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए। ये बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं पाकिस्तान के सामने और इनको हल करने की ज़रूरत है। ठीक है डॉक्टर जमील साहब, आप बताइएगा सर कि आज जयशंकर की भी स्पीच आपने सुनी और फिर जाते हुए उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का, पाकिस्तान का, और जो इंतज़ामात थे उसको भी उन्होंने जो है उसके तारीफ़ की। तो कैसे देखते हैं सर, एक रस्मी तकरीर थी इंडिया की तरफ से, कोई इनपुट जो है आपको नज़र आ रही है इसमें कुछ? नहीं, जो मल्टीलैटरल फोरम पे उन्होंने अनाउंस किया था उसके मुताबिक वो तशरीफ लाए जयशंकर साहब, और उन्होंने मुबारकबाद दी पाकिस्तान को इसका इंतजाम करने पर सिक्योरिटी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट का, जो कि एक अच्छी खैरसगाली की बात है। लेकिन चलते चलते उन्होंने एक बात कर दी कि ये जो है हमारी एक्टिविटीज अक्रॉस द बॉर्डर, और उसमें उन्होंने करेक्टराइज कर दिया कि 3 लेवल्स हैं। एक तो ये है कि टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, सेपरेटिज्म है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो है ये बेसिकली इनकरेज कर रहे हैं इसको, अगर क्रॉस बॉर्डर को एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म को न रोका जाए तो ये इनकरेज कर रहे हैं, जो कि इम्पीड भी कर रहे हैं इसको, ट्रेड को, कॉमर्स को। और जो उसका चार्टर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी नफी कर रहे हैं। तो इशारतन बता गए जिस तरह 2019 में उन्होंने किया था भारत ने, या जिस तरह 2021 में किया था, वही पुरानी बात सर, पुराना बवेदा भी उन्होंने पहले दोहरा दिया थोड़ा सा, लेकिन बड़े मुलाहिम अंदाज में दोहराया, जिसको कि हमने इग्नोर कर दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में। और ठीक किया कि इग्नोर कर दिया, इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था, लेकिन बहरहाल इस प्लेटफॉर्म को उन्होंने इस काम के लिए इस्तेमाल किया। मजमूई तौर पर उनके ऑप्टिक्स ठीक थे, मुझे इससे ज्यादा खराबी की थी कि कहीं ऐसे ज्यादा खराबी ना हो जाए। बहरहाल ये ऑप्टिक्स अच्छे हैं। और इस तो जमील साहब, ये जो सर चीनी वज़ीर-ए-आज़म भी तो यहाँ पाकिस्तान में है, एक उनका जो हिस्सा था दौरे का वो तो ख़त्म हुआ, अब बायलैटरल जो है वो टॉक्स और एग्रीमेंट्स होने हैं। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान चाइना के साथ मज़ीद क्या किन शोबों में ताउन कर सकता है, ये ताउन बढ़ा सकते हैं? जो शोबे हमने पहले से अपने ज़िम्मे लिए हुए हैं, पहले तो उसमें फाल हो जाए ना हमें उसमें फाल ये होना है, हमने फाल ये होना है कि जो हमने एग्रीमेंट किए हैं चाइना से, उसको तो हम कम से कम इम्प्लीमेंट करने के काबिल हो